है? ओके, थैंक यू। अच्छा जी सर, 13 टॉपिक्स हैं, मतलब सिर्फ कहने की बात पहली क्लास में ये है, तुम्हें पता भी नहीं है कि इस टॉपिक से या इस सब्जेक्ट से मुझे कितना लगाव है। मतलब तुम्हें पता हो या ना पता हो या ओवर द पीरियड तुम्हें समझ आ जाएगी बात। सबसे पहले तुम्हें ये पता है कि ये कैफ का आखिरी अकाउंटिंग का टॉपिक है या सब्जेक्ट है। इसके बाद सिर्फ कहाँ जाके पढ़ोगे? फाइनल में। तो तुम्हें क्या लगता है, आसान आएगा मुश्किल? मुश्किल आएगा। मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूँ, वो तुम्हें जाने नहीं देगा इसको पास करके। तो सर दैट मीन्स कि इसमें टेक्निकलिटीज हैं। सर अब तक जो अकाउंटिंग की है उसमें जो तुमने सिर्फ किया है ना, वो सिर्फ एक ही चीज काम आएगी यहाँ पे, IFRS 15 जो पहले कर चुके हैं यहाँ पे वापस से आ गया ये रहा। ऐसा ही है? ओके चलो, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज जो पीछे की है उसमें PPE काम आएगा, या तो हल्का फुल्का हो गया, गवर्नमेंट ग्रांट हो गया, ऐसे टॉपिक्स। सर बाकी जो तुमने पीछे किया है ना, मैं तुम्हें बताऊं, कचरा अकाउंटिंग थी। कचरा बोले तो वो सिर्फ तुम्हारी बेसिक तैयार करने के लिए थी। असल प्रैक्टिकल लाइफ में जो तुम जाके यानी फर्म में देखोगे वो क्या होगा, FAR 2। तुमसे इंटरव्यू में पूछेगा क्या? FAR 2। तो दैट मीन्स कि अगर ये नहीं आता तो मैं पूरी फर्म की लाइफ में भी जलील लूंगा और इंटरव्यू में सेलेक्ट भी नहीं होऊंगा। पहली चीज, सर सवाल पूछने से शर्माना नहीं है, भले ही कितना बेसिक लेवल का सवाल हो। अब मैं देखता हूँ कि यार बच्चा बस सुन रहा है, बोल रहा है यार ये क्या बोलेगा अगर मैंने इससे पूछ लिया, तो यार शर्माने की इसमें कोई बात नहीं है। तुमने पूछना है, मैंने जवाब देना, चाहे वो ऑनलाइन का बच्चा हो चाहे आप लोग हो। 100% आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। तो ये बात याद रखना कि तुमने क्लासें लेनी है 100%। मैं कसम खाता हूँ अपनी माँ की इतनी बड़ी कसम कि अगर तुमने सारी क्लासेस ले ली ना, सब पास हो जाओगे। मैं तुम्हें ये भी कहता हूँ कि घर पे अलग से तैयारी नहीं करना। इतनी बड़ी बात कि घर पे अलग से तैयारी नहीं करना, सिर्फ जो क्विज दूंगा ना या होमवर्क वो करना है। तो इतना हो जाएगा तुमसे। अब मैंने देखा है कुछ बच्चे, सर हम 4 पेपर दे रहे हैं क्योंकि हमारी क्वालिफाइंग अटेम्प्ट है, कोई है ऐसा? 4 वाला बिल्कुल है। और कुछ ऑनलाइन है कि सर हम 4 पेपर दे रहे हैं। तो तुम्हें नहीं लगता कि बहुत मुश्किल हो जाता है 4 पेपर हैंडल करना? चलो अब तुम बोलो तुम्हें 3 हैंडल करने, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है। अब सर तुम बोलोगे मैं IFRS 9 करूंगा, ये तो सर इतना मुश्किल है, फाइनल में जो मेरे कजन या भाई बहन है वो बोलते हैं सबसे मुश्किल ये है, सबसे पहले ये कराऊंगा। सही है, फिर उसके बाद उससे मुश्किल और 2 बलाएं बताता हूं कौन सी है, बलाएं कौन सी है। सर एक ये रही कंसोलिडेशन, और एक ये रहा इनकम टैक्सेस। पर मैं कसम खा के कहता हूं तुम्हें सबसे ज्यादा जो आसान लगेगा ना, वो ये 2 लगेंगे। सब्जेक्ट 2 क्लासे कितने परसेंट, प्रैक्टिस कितने परसेंट? 100%। तो मैं वादा कर रहा हूं जब आज तुमसे कि तुमने अगर सारी क्लासेस ले ली तो ये पेपर यूं पास हो जाएगा। और आज गारंटी देता हूं और एक प्रॉमिस करता हूं कि जब तुम ये कोर्स खत्म करोगे तुम बोलोगे प्रीवियस अकाउंटिंग कुछ भी नहीं थी, सबसे ज्यादा मजा जो आया और सबसे आसान लगी वो कौन सी थी? FAR 2। सर बिस्मिल्लाह करते हैं अपने पहले टॉपिक की, जो कि IFRS 9। हेडिंग डालो जल्दी से। अच्छा, कैश फ्लो और सिंगल एंट्री भी ऐसे ही आसान लगा था, चलिए जी शुक्रिया। बिल्कुल 100%। बिल्कुल उठा सकते हो बिलाल। अगली क्लास में आ जाना जानी, फिजिकल कोई मसला ही नहीं है। ये क्या बगैर बैटरी के देखे गया क्या? नहीं ये तो लाइट है ना। क्या उसको बुलाना है किसी एक को? एक मिनट रुकना है यहाँ पे, नमाज ब्रेक बिल्कुल मिलेगा, पर अभी फिलहाल इसको लेके चलते हैं आगे। बाकी तुम्हें आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं बिल्कुल। FAR 2 और ऑडिट एक ही अटेम्प्ट में पढ़ना ही एक साथ चाहिए जानी। वेबसाइट डेवलपमेंट पढ़ाना है जानी, ये चल नहीं रहा या तो यहाँ कनेक्टेड नहीं है। चलो भाई हम ऐसे ही टिक टिक कर लेंगे हाथ से। अच्छा जी भाई प्लीज फोकस के साथ। सर ये अकाउंटिंग नहीं पढ़ी कोई, सर 1 साल अकाउंटिंग नहीं पढ़ी कोई मसला नहीं है भाई, 2 साल बाद आता तब भी तुझे आसान लगता है ये। FAR 2 के साथ टैक्स और ऑडिट बिल्कुल उठा सकते हैं आप। एक बार सिलेबस की एडिशन बता दें, ये सबसे आखिरी वाली, और जो नहीं है वो मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि उसका करना क्या है। सही है भाई, IAS 8 था एक, जिसमें एरर की प्रेजेंटेशन थी, अगर कोई अकाउंट्स में गलती हो जाए या पॉलिसी चेंज हो जाए तो उसका क्या करना है, तो उसकी टेंशन क्यों लूं मैं?
MFA और FAR2 भी साथ ले सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा जी, शुक्रिया भाई, ये कैसा कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा जी आगे, IFRS 9 हेडिंग डाली आप लोगों ने, चलें जी फोकस करें शुरू से। अब जब भी हम कोई स्टैंडर्ड शुरू करेंगे तो हम सबसे पहले देखेंगे कि उसके आने की वजह क्या है। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारे आसपास या तुम्हारे कोई दोस्त यार या मामू चाचू अब्बू कभी शेयर्स में इन्वेस्ट करता है कोई, ऐसे ही? नहीं? क्या कह रही हैं आप? बताएंगे तो कभी भी नहीं ना। अच्छा जी, कोई एनीवन? अच्छा बिल्कुल करते हैं। अच्छा भाई, यानी सर, यानी हम स्टॉक मार्केट में जो देखते हैं आज स्टॉक मार्केट ऊपर चली गई, तो सर दैट मींस कि वहां पे शेयर्स की क्या होती है, आप अंग्रेजी में बोलेंगे ट्रेडिंग। क्या होती है? ट्रेडिंग होती है। यानी सर अगर मैं बीइंग अ बंदा, मेरे पास बहुत पैसा है, जो कि नहीं है, बहुत पैसा है, सही है, तो अगर मेरे पास बहुत पैसा है तो मैं उसको अपने गुल्लक में ऐसे आइडल नहीं रखूंगा, उसको इन्वेस्ट करूंगा और उससे क्या कमाऊंगा। अभी आप ऐसे बिला वजह की बातें नहीं करेंगे, आप बोलेंगे सर मैं अंग्रेजी में रिटर्न कमाऊंगा। क्या कमाऊंगा? रिटर्न कमाऊंगा। चलो भाई, पहला 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 लॉजिक, हमने सबसे पहले क्या बोला, हम आइडल पैसे को रखेंगे, क्या करेंगे, इन्वेस्ट करके क्या कमाएंगे, रिटर्न कमाएंगे। तो उसी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो एक IFRS डील करता है, जिसका नाम क्या है, IFRS 9। चलें जी सर, वेरी गुड। मैंने ऐसे ही कोई रट्टा नहीं लगवाना, एक एक लाइन। अब तुम लोग में से कोई ऐसा भी तो होगा ना, बोलेगा जब थ्योरी भी तो आती है, जैसे FAR1 में, कसम खाता हूं इसमें टेंशन ही नहीं है। जो एक एक लाइन है ना, उसके ऊपर एक एक इलस्ट्रेशन बनाई है मैंने। तो तुम्हें बुक रीड करने की कोई नीड, सब क्लास में होगा, पास पेपर, प्रैक्टिस, सब कुछ सही है। तुम्हें सिर्फ क्या लेनी है, क्लासेस। चलें जी सर, बेहतरीन। सर जब मैं इसकी डेफिनेशन देखता हूं, तो डेफिनेशन में पहले कहां से शुरू करता था, देखो आगे जाके जार्गन्स आएंगे, सवालों में कुछ ऐसे शब्द या ऐसे अल्फाज होंगे जो तुम्हारे बाउंसर जाएगी, तो क्या उस पर भी काम करना है? यस सर, बिल्कुल काम करना, ताकि मुझसे MCQs वगैरह सब एक साथ। भाई IFRS परचेज करनी है नहीं करनी, मैं तुम्हें कह रहा हूं, तुम अपने प्रीवियस या जो अपने सीनियर्स हैं उनसे पूछ सकते हो। चल गया, थैंक यू। अच्छा भाई, अपने सीनियर्स या वगैरह सबसे आप पूछ सकते हैं कि सर उनको IFRS की नीड नहीं थी। तुम खुद चलते फिरते IFRS हो यार, इंशाल्लाह बन जाओगे। तो ये इतना तुम्हें ट्रस्ट करना चाहिए मुझ पे, सही है जी। अच्छा, फोकस के साथ, IFRS 9 की एक डेफिनेशन का ये पार्ट है। क्या कह रहा है ये, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि राइज देगा फाइनेंशियल एसेट फॉर वन पार्टी। सर ये तो आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, आप तो यहाँ पे IFRS पढ़ाने आए थे, सुकून से समझो। ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होगा जो किसी एक बंदे के लिए एसेट का बायस बनेगा। यानी फॉर एग्जांपल, मैं इससे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ, मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा, एसेट या फाइनेंशियल एसेट? साथ साथ बोलना है, एसेट या फाइनेंशियल एसेट? सर फाइनेंशियल एसेट मिलेगा। तो सर आप यहाँ पे फाइनेंशियल एसेट की क्यों बात कर रहे हैं, एसेट तो PPE भी होता है, इन्वेंट्री भी होती है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी होती है। भाई वो एसेट की नेचर अलग है, यहाँ पे एसेट की नेचर कौन सी है, फाइनेंशियल वाली है, तभी तो इसके लिए कौन सा IFRS रखा गया। फर्क समझ आया? चलें जी, यानी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो एक बंदे के लिए क्या है। कोई ऐसा तुम में से जो बोले सर ये फाइनेंशियल एसेट क्या होता है? यस सर, अभी आगे आएगा, हल्के हल्के सब खोलेंगे यहाँ पे। अच्छा जी, एंड इक्विटी और फाइनेंशियल लायबिलिटी फॉर। अच्छा, यानी सर अब एक गेम समझनी है, बिल्कुल सुकून से मैं कह रहा हूँ, इतनी सी भी कंफ्यूजन हो तो आज ही क्रिएट करना, क्योंकि मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैंने वीडियो भी बनाई थी कल इसके ऊपर, मैंने तुम्हें कहा था कि ये कोई 250 पेजेस का स्टैंडर्ड इट सेल्फ, अगर एक्चुअल में देखो फाइनल लेवल पे। मैंने किया ये कि समझाने के लिए हर एक कॉन्सेप्ट को कैरी फॉरवर्ड किया है, तो एक भी क्लास या एक भी कॉन्सेप्ट मिस हुआ तो आगे नहीं समझ आएगा। सही है, तो आसान करना है तो भी तमीज से सुनना है, सही है जी। अच्छा प्लीज, आपका पीडीएफ क्या, मैं पूरी प्रेजेंटेशन आपको दे दूंगा ऐसे ही, सही है, पर अभी समझना है, सब मिलेगा ये प्रॉमिस, सही है जी। बिल्कुल, अब सुनेंगे इधर सब। अच्छा जी, अब वापस से इसको मैं रीड कर रहा हूं। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो, अब मैं उर्दू पे आ रहा हूं, एक बंदे के लिए क्या लाएगा, दूसरे बंदे के लिए लायबिलिटी और इक्विटी। सर अब इसको जरा ना अपने तरीके से और क्लैरिफाई करें। ऑनलाइन वालों आगे चलें, जल्दी से यस और नो बोलो, जल्दी से। यस सर, आगे। भाई ये एक बंदा है,
इसके पास है पैसा। ये कौन है? इन्वेस्टर। सुनना मेरी बात, यहां पे अगर मैं कह रहा हूं ना फाइनेंशियल एसेट फॉर वन पार्टी और इक्विटी और लायबिलिटी फॉर अनदर पार्टी, तो उसको मैं खोल खाल के समझाता हूं। इस पूरे आईएफआरएस में, आईएफआरएस 9 में तुम दो लोगों की अकाउंटिंग सीखोगे। कितने लोगों की? लिखो अपने पास सर, हम दो लोगों की अकाउंटिंग सीखेंगे। पहला इन्वेस्टर और दूसरा इशूअर। अभी ये इन्वेस्टर इशूअर क्या होता है अभी आगे एक एक साथ बताऊंगा, फिर डेफिनेशन से कनेक्ट करूंगा तो ये खत्म। हाँ भाई, दो लोगों की अकाउंटिंग सीखेंगे। एक बंदा है जिसको मैं कहता हूं इन्वेस्टर, दूसरा इशूअर। चलें जी, वेरी गुड। हमने ये दो चीजें लिखी हैं, बिल्कुल सिंपल, मामूली सी, मासूम सी। अच्छा भाई, इसके पास है पैसा। ये कौन है? इसको चाहिए पैसा। दो लोग हैं ना भाई। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट है इन दोनों के बीच में। क्या है भाई? अब जरा मैं इसको वापस से रिफ्रेश करता हूं डेफिनेशन को। अ कॉन्ट्रैक्ट विच गिव राइज टू फाइनेंशियल एसेट फॉर वन पार्टी। ये चौथी कौन है? दूसरा कौन है? इशू है। तो सर यानी एक बात तो समझ आ गई ना, इस पूरी डेफिनेशन में पार्टी पार्टी समझ आ रहा है। एक पार्टी इन्वेस्टर है, दूसरा पार्टी इशूअर है। वेरी गुड जी सर, आगे लेके चलते हैं। इसके पास है पैसा। अब ये आइडल क्या कमाएगा? वेरी गुड, अंग्रेजी रिटर्न कमाएगा। अच्छा भाई, इसने उठा के ये पैसा दे दिया बाबू को। सही है। अच्छा अब सुनना मेरी बात, ये जब इसको पैसे देगा, इतनी बेसिक अकाउंटिंग तो आती है ना, भले ही 2 साल से नहीं पढ़ी हो, पैसा जाएगा तो कैश होगा क्रेडिट। पक्की बात है, कैश हो गया क्रेडिट। अच्छा अब एक बात समझनी है मेरी आपको। एग्जाम्पल दे रहा हूं, अज्यूम कर रहा हूं कि मैंने, ये कंपनी का मालिक है कोई, इससे मैंने 10,000 शेयर्स खरीदे। कितने? 10,000। 10,000 जो शेयर्स खरीदे मैंने इससे, क्या टेक्निकली इस बंदे की इन्वेस्टमेंट है? देखो मेरे लिए ना, मैं वैसे ही एक बार रोक के यहाँ पे बता रहा हूँ, मेरे लिए बहुत आसान था, मैं डायरेक्टली एंट्री करवाता, पर तुम्हें कभी बैक एंड पे समझ नहीं आता कि क्यों होता है ये। सही है, तो इसको बिल्कुल जीरो से लेके चलते हैं ताकि FAR2 इटसेल्फ आसान हो जाए। अब देखो इधर, इसने क्या किया, शेयर्स खरीदे उससे। कितने? इसने बोला भाई कितने भैया, गया स्टॉक एक्सचेंज की साइड पे, इसने देखा वहां पे इसका एक शेयर चल रहा है 32 रुपए का। तो 10,000 इंटू 32 कितना आ गया? 3,20,000। ऐसा ही है। अच्छा, यानी इसने 3,20,000 से कैश किया होगा क्रेडिट। अच्छा, कैश के बाद पीपी आया, शेयर आए। उन शेयर्स को मैं अंग्रेजी में क्या कहता हूं? फाइनेंशियल एसेट। बात समझ आई? यानी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है कितने लोगों के बीच में? दो लोगों के बीच में, जो एक बंदे के लिए किसका बायस बनता है। बात समझ आई? पक्की बात है। चलें जी सर, अब जरा देखें वो कहता क्या, सुनो मेरी बात मजे मजे से, फिर लिखवाऊंगा अभी। कहता यह है फाइनेंशियल एसेट की इटसेल्फ एक डेफिनेशन है। वो बोलता है फाइनेंशियल एसेट के अंदर आते हैं शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी। क्या वो गलत कहता है? अगर मैंने किसी और कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं तो क्या वो मेरे लिए फाइनेंशियल एसेट है? अच्छा, अगर वो मेरे लिए फाइनेंशियल एसेट है तो वो कौन सी कैटेगरी आप अंग्रेजी में बोलोगे? शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी। बात बैठी भेजे में। तो इसका क्या फायदा है सर? शेयर प्राइस ऊपर जाएगी। दो देखो, इसके दो फायदे हैं, समझा रहा हूं। पहला डिविडेंड, पहला। दूसरा, मार्केट प्राइस ऊपर जा सकती है। तो इसने 32 का खरीदा है, हो सकता है 40 का बेचे आगे जाके। तो सर दो चीजें समझ आ रही हैं, एक इसको हो सकता है डिविडेंड पे गेन, दूसरा उसको गेन हो सकता है फेयर वैल्यू गेन। अंग्रेजी में बोलोगे कौन सा गेन? फेयर वैल्यू गेन। चलो अब यहां पे रुक के, बिल्कुल। अच्छा, ये क्या अना आंसर ये सही कह रही है कि ये इन्वेस्टर की अकाउंटिंग है, पर अकाउंटिंग अभी सिखाई नहीं है, मैं तो सिर्फ डेफिनेशन बयान कर रहा हूं। क्या अकाउंटिंग सीखी है अभी? नहीं, सिंपल सिंपल लेके चल रहे हैं, यहां तक कोई इशू? कोई भी जानी? पक्का? आसान है अब तक? चलें जी सर, वेरी गुड। अच्छा अब इधर देखें, एक कह रहा है स्क्रीन पॉज हो गई तो मैंने आगे हिलाई ही नहीं है इसको, यानी यही रुकी हुई है ये। अच्छा जी, फोकस। सुनना एक एक बात, फाइनेंशियल एसेट में क्या आता है अब तक? अब तक सही है। एक और चीज सुनो, मुझे ये डर है, अच्छा मैं इन्वेस्टर तो हूँ, पैसा तो है, अब जैसे कोई बंदा मतलब नया नया अमीर बनेगा, सही है, सीए हो गया, जॉब वॉब लग गई, नए पैसे पैसे आए अभी अभी, तो वो क्या अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगा तो उसको ये डर नहीं होगा फेयर वैल्यू नीचे भी तो आ सकती है?
पक्की बात है। अच्छा, इसको मैं अंग्रेजी में कहता हूं रिस्क अवर्स इन्वेस्टर। रिस्क अवर्स मतलब रिस्क को अवॉइड करने वाला। अच्छा, तो सर ये कैसे इन्वेस्टर है, रिस्क भी नहीं लेना और पैसे भी कमाने, तो फिर पता नहीं कौन सा काम करना है उसको। सर पैसे, सुना इधर प्लीज। अब मुझे एक बात बताएं सर, मेरे पास पैसा है, प्लीज सुनिएगा। पैसा अवेलेबल है, मुझे करनी है इन्वेस्टमेंट। फिर मार्केट में कोई चीजें लॉन्च की गई, सुनना, उसको हम कहते हैं डेट सिक्योरिटीज। क्या कहते हैं सर? ये आप अंग्रेजी अंग्रेजी नहीं खेलें, आप सीधा सीधा सिंपल बताएं, सुनना वापस से। मेरे पास पैसा है, मैं हूं इन्वेस्टर, मैंने पैसे देने हैं। अब सामने वाला बंदा, प्लीज सुनिएगा फोकस के साथ, सामने वाला बंदा कह रहा है कि भाई मुझे पैसे की नीड है, मैं कह रहा हूं मेरे को शेयर खरीदने ही नहीं है। तो वो बोल रहे तो क्या कभी जिंदगी में मैं पैसे ले ही नहीं सकता बिजनेस करने के लिए? तो सामने वाले ने एक बात बोली, एक काम करो, सुनना मेरी बात। हाँ, इशूअर कह रहा है मैं आपको शेयर इशू नहीं कर रहा, आप मुझे उधार दे दो। वापस से बिल्कुल सुकून से समझना है ये बात पिक हो गई तो फिर आगे गेम आसान है। देखो, सामने वाला बंदा इशूअर है, उसको चाहिए पैसे, हम करने जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट, मुझे शेयर्स खरीदने हैं। यानी आप एक बात मुझे हाँ या ना में बताएं, क्या मैं फाइनेंशियल एसेट की शेयर्स वाली कैटेगरी खरीद सकता हूं? क्योंकि मैं ऐसा इन्वेस्टर हूं, मुझे रिस्क लेने का ही नहीं है। तो सर ये अच्छा, फिर भी रिटर्न कमाना है। तो फिर सामने वाला बंदा मुझे एक ऑप्शन दे रहा है, सामने वाला मुझे बंदा कह रहा है पैसे दो, तो मैं बोल रहा हूँ तुम बदले में क्या दोगे? सही है? नहीं, अब सुनो, वो कह रहा है कि भाई आप मुझे ये उधार की फॉर्म में दे दें। अच्छा, तो ये बोल रहा है उधार की फॉर्म में, मतलब भाई आप टेक्निकली मुझे डेट दे दें, यानी उधार। बात समझ आ रही है? अच्छा, अब एक बिल्कुल माइनर सी चीज जो इतना सा फर्क क्रिएट करेगी, सुनना। मैंने इसको पैसे दिए और मैं जाने लगा, मेरे को याद आया अभी भी तो इसने तो कुछ लिख के भी नहीं दिया, ये तो बाद में मुकर ही आएगा। इसने एक पन्ने पे लिख के दिया, उसको नाम दे दिया बॉन्ड का, उसको नाम देते डिबेंचर का। वापस से उसको क्या नाम दिया? बॉन्ड। दूसरा क्या नाम दिया? डिबेंचर। मैंने कहा कोई भी नाम ले लो, ये जो कागज का पन्ना है ये शेयर्स नहीं है, ये एक सिक्योरिटी है जिसका नाम है डेट सिक्योरिटी। क्या नाम है? डेट सिक्योरिटी। अच्छा सुनिएगा मेरी बात, डेट सिक्योरिटी। अच्छा, तो सर यानी मैं इसको पैसे देके जाने लगा, इसने लिख के भी दे दिया, फिर मुझे याद आया, मैं फिर मुड़ गया। मैंने बोला भाई तेरे को पैसे दिए इस पे तू क्या देगा? उसने बोला इंटरेस्ट दूंगा। मैंने कहा यार मेरे को बात समझ नहीं आई। मैंने 1 मिलियन, अच्छा अभी अभी मैंने उसको कुल मिला के 3,20,000 दिए थे। किसके लिए दिए थे? शेयर्स के लिए दिए थे। जरा फोकस करना, उस पे मुझे रिस्क है कि मेरे पैसे डूब ना जाए। अच्छा, सामने वाला बंदा, प्लीज सुनिएगा फोकस के साथ। सामने वाला बंदा मुझे कह रहा है अगर तुम शेयर्स की मद में मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते तो आप मुझे पैसे दो, उधार की फॉर्म में दो। उसके ऊपर मैं आपको क्या दूंगा? इंटरेस्ट दूंगा। तो टेक्निकली मेरी इन्वेस्टमेंट तो अब भी हो रही है, किस नाम से? डेट सिक्योरिटीज में। यानी सर एक बात समझ आ रही है कि इन्वेस्टर दो तरीके की सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकता है। पहला, इंग्लिश में बोलोगे इक्विटी सिक्योरिटीज, कौन सी? दूसरी डेट सिक्योरिटीज। यानी सर आप सुनो, अब जब आप मार्केट में जाओगे ना, बैंक बैंक का ऑडिट करने, बैंक का काम होता है इन्वेस्टमेंट करना। सुनो, बैंक दो तरीके की मार्केट में इन्वेस्ट करता है। पहला इक्विटी मार्केट, दूसरा डेट मार्केट। डेट मार्केट समझ आ रहा है कि मैंने लोगों को उधार दिया है, उस पर मुझे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। तो क्या वो मेरी इन्वेस्टमेंट नहीं है? तो सर दैट मींस कि अब एक बात समझ आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता फाइनेंशियल एसेट की डेफिनेशन खुलती जा रही है। सुनो, फाइनेंशियल एसेट के अंदर क्या दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद सकता हूं? पहली चीज, हाँ या नहीं? अच्छा, दूसरी चीज बताओ, फाइनेंशियल एसेट के अंदर क्या दूसरी कंपनी की डेट सिक्योरिटीज खरीद सकता हूं? यानी सर मुझे एक बात समझ आ रही है, जैसे अगर मेरा और इन भाई का कॉन्ट्रैक्ट है, ये कंपनी शुरू करने वाले हैं, इनको चाहिए पैसे, मुझे करने इन्वेस्ट। सुनना मेरी बात, तो ये पैसा, ये कौन है? इन्वेस्टर, इशूअर। ऑनलाइन वालों सुकून से बताओ, जो काउंटर पार्टी है वो कौन है? इशूअर है। अब सुनो, आज के बाद अगर मैं एमसीक्यूज में वैसे ही पूछ लूं, इन हाउ मेनी वेज इशूअर कैन रेज मनी? 2 ways: by issuing equity securities, by issuing। वेरी गुड सर, बात समझ आई। यानी सर दैट मींस कि अब ये अंग्रेजी अंग्रेजी समझ आ रही है, सामने वाला बंदा मुझसे पैसे ले सकता है दो सूत्रों में, या तो वो अपनी इक्विटी सिक्योरिटी यानी शेयर इशू करे, या तो डेट सिक्योरिटी। क्योंकि देखो डेट सिक्योरिटी में इसको क्यों कहता हूं, क्योंकि जब तक वो कागज के पन्ने पे नहीं आएगा तब तक उसकी कोई वैल्यू
और ये टेक्निकली जो आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, वो पूरे लॉ से वेटेड होते हैं, स्टैम्प होते हैं, उसके पीछे चार्ज भी क्रिएट हुआ, यानी कुछ चीजें गिरवी रखी हुई होती हैं। अगर कंपनी डूब जाए तो कंपनी के पहले जो हकदार होंगे वो कौन होंगे? इन्वेस्टर होंगे। बात समझ आ रही है? अच्छा जी, अब जरा इसको रीड करें। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एक पार्टी के लिए क्या है? अच्छा, फाइनेंशियल एसेट में क्या ये समझ आ गया? मैं कहता हूं राइट टू रिसीव कैश। राइट टू रिसीव कैश कौन सी सिक्योरिटीज होती हैं? डेट सिक्योरिटीज होती हैं। अच्छा, डेट सिक्योरिटीज की एग्जांपल दे दें सर, यही है? अच्छा जी, यानी सर अभी बिल्कुल सुकून सुकून से हमने डेफिनेशन का एक पार्ट कंप्लीट किया है। वो डेफिनेशन का पार्ट क्या कहता है? कि आप एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जो एक बंदे के लिए फाइनेंशियल एसेट है और दूसरे बंदे के लिए इक्विटी है या फाइनेंशियल लायबिलिटी है। वो दो बंदे कौन कौन से हैं? इन्वेस्टर और इशूअर। बात समझ आती है? अच्छा, फिर सुनना मेरी बात। मैं गया फाइनेंशियल एसेट की एक सेल्फ डेफिनेशन के अंदर। फाइनेंशियल एसेट की डेफिनेशन मुझे कहती है इसके अंदर अब तक दो चीजें आ रही हैं, शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी, राइट टू रिसीव, साथ साथ बोलना है मेरी मोहब्बत में, शेयर्स ऑफ राइट टू रिसीव कैश। यानी सर आज के बाद अगर आपको कोई बोले फाइनेंशियल एसेट क्या होता है, आप बोलोगे शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी, राइट टू रिसीव। पर क्या बैकएंड पे लॉजिक है? अच्छा, शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी को मैं कहता हूं इक्विटी सिक्योरिटीज, और राइट टू रिसीव कैश को क्या कहता हूं? तभी तो मेरा राइट है, क्योंकि मैंने क्या दिया हुआ है? उधार दिया हुआ है। बात समझ आ रही है? अच्छा, ये नमाज ब्रेक दूंगा, बस 10 मिनट की बारी है इधर। अब ये पैसे चलेगा उसके पास, अब किसकी अकाउंटिंग? अच्छा, एक्चुअल में अकाउंटिंग सीखी नहीं है, ये खाली डेफिनेशन समझने के लिए। अच्छा, एक पार्टी कंप्लीट हो गई, फाइनेंशियल एसेट समझ आ गया। पहले मैं सवाल ले लूं, एनीवन जिसको कोई कंफ्यूजन का नहीं, हाथ क्या पूछ लो। पक्का? क्लियर है? चलें जी, वेरी गुड। अच्छा भाई, हम दूसरी पार्टी की तरफ आ गए। लॉजिक लगाओ, जो इसने पैसे दिए तो इसकी जेब में आए, कैश डेबिट होगा। पक्की बात है? सोच लो। चलें जी सर, कैश हो गया डेबिट। और शेयर कैपिटल क्रेडिट, तो ये इक्विटी क्यों? अच्छा, यानी इसने पैसे लिए हैं किसके अगेंस्ट? शेयर्स के अगेंस्ट। तो उसने पैसे दिए किसके अगेंस्ट? लॉजिकल बात है। चलें जी, यानी आज तक आप जो शेयर कैपिटल क्रेडिट करते आए थे बचपन से, वो किसके तहत था? IFRS 9 के तहत। बात समझ आ रही है? चलें जी, आगे दूसरा। अब वो तुम खुद भी बता सकते हो इतने लॉजिकली, अब तक तो साउंड हो चुके हो। तो ये क्या है यार? अच्छा, तो यानी इसने पैसे किस मद में दिए होंगे? उधार दिए होंगे, तो इसकी लायबिलिटी है। अच्छा, यानी सर अगर इसको सम अप करूं, ये जो है इन्वेस्टर के लिए कुछ भी कह लो एसेट है। आप अब सुनो मेरे साथ, हाँ वेरी गुड, थैंक यू यार, सुनो इधर। इन्वेस्टर के लिए एसेट है, कौन सा एसेट? फाइनेंशियल एसेट। आज के बाद मैं आपसे पूछूं इन्वेस्टर के लिए एसेट, आप बोलोगे यस। पर फाइनेंशियल वो एसेट दो तरीके का हो सकता है, या तो इक्विटी सिक्योरिटी या तो डेट सिक्योरिटी। क्या बात समझ आई? क्या बात समझ आई? चलें जी, एक मिनट, ये निताशा कह रही है प्लीज मूव एरो, हमें पता नहीं लगता आप किसको पॉइंट आउट कर रहे हैं। मैंने एरो तो कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, ये तो एरो खुद ही आ रहे हैं ना। चलें जी, अच्छा इधर अब मुझे एक बात बताओ, जो सामने वाली पार्टी है, अब जरा डेफिनेशन को रीड करो। फाइनेंशियल एसेट फॉर वन पार्टी साइड में, इक्विटी और फाइनेंशियल लायबिलिटी फॉर। अच्छा, क्या आपको ये बात समझ आती है कि, सुनना मेरी बात, कि वेरी गुड, या तो ये शेयर इशू करके पैसे लेगा या डेट सिक्योरिटीज। बात समझ आ रही है? अच्छा, अगर मैं सबको साइड में रख के एक चीज सिखा दूं, हमें इस पूरे स्टैंडर्ड में दो लोगों की अकाउंटिंग सीखनी है। इन्वेस्टर कितनी सिक्योरिटीज की सीखनी है? इक्विटी और डेट। सिंपल है, पक्की बात है। पर अब मुझे एक बात बताओ, मैं डायरेक्ट सवाल शुरू कराता और मैं तुम्हें बोलता कि बाबू ये डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट हो रही है, बोला वाह भाई बहुत अच्छा बोलता ही है, सही है, पर क्या बैकएंड पे लॉजिक है? डेफिनेशन क्लियर है? हाँ जी, जो डिबेंचर पेएबल एज अ फाइनेंशियल लायबिलिटीज, ऐसी बात है, फाइनेंशियल क्या ही आपकी ऑब्लिगेशन टू पे है। चलें जी, बस 2 मिनट फिर हम नमाज पे चलेंगे। अच्छा, अब देखो, फाइनेंशियल एसेट पिक किया, क्या पिक किया, और फाइनेंशियल लायबिलिटी, यहां तक सबसे पूछता हूं ऑनलाइन वालों, आप भी बिल्कुल क्लियर हो? पक्की बात है? चलें जी सर, आगे। ये तीन चीजें उठ के आ गई, सुनना।
फाइनेंशियल एसेट में क्या आता है? और राइट टू रिसीव, पक्की बात है, कौन सी सिक्योरिटी? सुनना सुकून से, फाइनेंशियल एसेट में एक और चीज आती है, आपका अपना मौजूदा कैश। ये रहा, प्लीज यार सुनना, ये बड़ी अहम बात है, सुनो। राइट टू रिसीव कैश में वैसे ही डिस्कस कर रहा हूं, अकाउंट रिसीवेबल आ सकता है? यस सर, क्योंकि नाम क्या है? राइट टू रिसीव कैश। वेरी गुड, साथ साथ रहना है। क्या राइट टू रिसीव कैश में अकाउंट रिसीवेबल आ सकता है? यस सर, क्योंकि इसका नाम क्या है? राइट टू रिसीव। तो अकाउंट रिसीवेबल भी जो आज तक आप बुक करते आए मेरा भाई, वो भी IFRS 9 के तहत था, पर उससे पहले क्यों नहीं बताया? पहले समझ ही नहीं आता। आप समझ आ रहे हैं ना? चलिए जी, वेरी गुड। यानी सर मुझे एक बात पता है, फाइनेंशियल एसेट के अंदर तीन चीजें आती हैं। पहला शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी, दूसरा राइट टू रिसीव क्या, तीसरा कैश। वेरी गुड, प्लीज 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 फोकस। फाइनेंशियल लायबिलिटी पे चलें। चलो अब मैं वैसे ही तुमसे पूछूंगा, ऐसे ही, फाइनेंशियल एसेट किसके लिए होता है? इन्वेस्टर के लिए। पिक कर गए भाई? चलें आगे आ जाएं। लॉजिकल बात है, पक्की बात है, सही है। अच्छा, अकाउंट्स पेबल आ सकता है इसमें? वेरी गुड, आ सकता है। अच्छा, एक शुएब भाई कह रहे हैं हमारे, सर कैश वाली बात समझनी है। भाई कैश एक एसेट है, किस नेचर का है? फाइनेंशियल नेचर का है, तो ये कौन सा एसेट है? तो ये भी तो यही कवर होना चाहिए ना। तो भाई अगर कैश है तो सेल्फ में उसको फाइनेंशियल एसेट ही कहूंगा ना, और कौन सा एसेट कहूंगा? क्या ये डेप्रिशिएट होता है? क्या ये अमोर्टाइज होता है? नहीं सर, बात समझ आ रही है? चलें जी आगे। इक्विटी क्या होता है? तो शेयर्स होते हैं। चलें अब मैं आपसे वैसे ही पूछूंगा तो सही बताना, तो मजा आ जाएगा। प्लीज फोकस के साथ, एक गेम भी खेलना है अभी, यहाँ फिर हम नमाज पे चलेंगे। फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी किसके लिए होती है? इशूअर के लिए। अच्छा आप देखो, डेफिनेशन से लिंक्ड हो, डेफिनेशन याद हो गई, MCQ हैंडल हो जाएगा। चलें अभी तो बिल्कुल बेसिक बेसिक खेला है हमने। एक टेस्ट लेता हूं। फाइनेंशियल लायबिलिटी, राइट टू पे कैश, राइट टू पे नहीं, ऑब्लिगेशन टू पे। राइट कैसे मतलब? अकाउंट्स पेबल फाइनेंशियल लायबिलिटी है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब एक बेसिक सा टेस्ट, FAR 1 वाले जानते हैं, मैं यहाँ पे माइक खोल के भी किसी से पूछ सकता हूँ, तो अटेंटिव रहना। अच्छा, मोहम्मद अली कह रहे हैं सर अकाउंट रिसीवेबल क्लियर करते हैं। मोहम्मद अली और सारे बच्चे मुझे एक बात बताओ, फाइनेंशियल एसेट में अंग्रेजी क्या लिखी हुई है? राइट टू रिसीव कैश। तो मेरे फाइनेंशियल में जितने भी रिसीवेबल आ रहे हैं, क्या उसका मेरा राइट है? क्या वो फाइनेंशियल एसेट की डेफिनेशन में आएगा? बिल्कुल आएगा सर। बात क्लियर है? सही है मोहम्मद अली जानी, जल्दी बताओ, फोकस जल्दी से। ओके, ऑल रिसीवेबल्स, वेरी गुड। चलें अब आ जाएं, टेस्ट लेते हैं। प्रीपेड, रेंट, डेबिट और कैश क्रेडिट, मैं किसी से भी पूछूंगा, आप बताएंगी क्या ये फाइनेंशियल एसेट है? प्रीपेड, प्रीपेड रेंट है। वेरी गुड जी, एक एक करके। जानी आप बताओ। जी जी आप, है या नहीं है? शर्माना नहीं है, अपन वैसे ही सीखने हैं। नहीं है? चलो फिर मैं रीजन पूछता हूँ। फाइनेंशियल एसेट है। जी जी आप, है? अच्छा, यार ये बच्चे कह रहे हैं कि सर, कुछ कह रहे हैं है या नहीं, आप कह रही हैं है ना? अच्छा पहले ये बताएं क्यों है। मैं एसेट इसकी बात कर रहा हूँ, प्रीपेड रेंट। चलो अगर मैं वैसे ही, अगर मैं होता ना तुम्हारी जगह, अपने वक्त में ऐसा रट्टा लगाता तो मैं खतरनाक, मैं देखता ये तीनों में से कुछ भी नहीं है। सही है, अभी तक देखो, सुनो सुनो मेरी बात सुनो। एक ऐसी हिंट बताऊंगा, देखो एग्जामिनर अगर अपनी औकात पे आ गया ना, सबको फेल कर देगा। मैं डेबिट क्रेडिट सिखा के चला जाता, वो पेपर ऐसा बनाता, वो देता सिनेरियो, बोलता बताओ फाइनेंशियल एसेट है या नहीं है। बच्चा वो फंसता है जिसको डेफिनेशन क्लियर नहीं है। बात समझ आ रही है? देखो लॉजिक है ना, मैं तो यहाँ पे घुमा गया, यहाँ पे इतने सारे बच्चों ने कहा सर है, मैं कहता हूँ नहीं है। अच्छा अब एक एक करके, हाँ अभी क्राइटेरिया डेफिनेशन को देख लेते हैं, सब फोकस, हाँ एक साथ, इंटरेस्टिंग बनाना है इसको। क्या ये शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी है? नहीं है सर, एक एक करके ये लोग भी बता दें। नो सर। क्या ये राइट टू रिसीव कैश है? सर ये तो ऑलरेडी पे कर चुका हूं, रिसीव क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। अच्छा क्या ये कैश है? वो तो जा चुका। अच्छा सर, यानी ये तीनों में फॉल नहीं कर रहा, तो ये फाइनेंशियल एसेट नहीं है। वेरी गुड, बात समझ आ रही है? यार मैं इसकी लॉजिक दूं, एक बिल्कुल बेसिक सी, जो तुम्हें फर्म में भी काम आएगी। फर्म में जब जाओगे या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओगे, उसमें IFRS 9 का अलग से डिस्क्लोजर आता है। उसमें वो आपको बताना पड़ता है कि बैलेंस शीट में से वो फाइनेंशियल एसेट जो तुम्हें लगते हैं वो उठा के वहां फेंको। तो वो कब फेंक पाओगे?
जब पता होगा, लॉजिकल बात है। चलें जी, अब सुने इधर, मैं तुम्हें एक हिंट देता हूं जिससे तुम्हें यूं पिक होगा कि वो फाइनेंशियल एसेट है। मैंने अपनी पूरी प्रैक्टिकल लाइफ में, अभी बैंक में हूं तो ज्यादा पता है फाइनेंशियल एसेट का, एक चीज सीखी। एक चीज फाइनेंशियल एसेट तब होती है जब वो सब्सिक्वेंटली कैश में रिसीव हो। वापस से बताएं, देखें ये यूं यूं याद होगा भाई। एक चीज फाइनेंशियल एसेट कब होगी? जब वो सब्सिक्वेंटली किस में रियलाइज हो? कैश में। तुम मुझे एक बात बताओ, शेयर सब्सिक्वेंटली किस में रियलाइज होंगे? ये, और ये तो है ही कैश। चलें, अब मुझे एक बात बताएं, तो सर आप इसको क्यों फाइनेंशियल एसेट नहीं कह रहे? सब्सिक्वेंटली एक्सपेंस में कन्वर्ट होगा, कैसे पैसे मिलेंगे? नहीं ना। तो सर मुझे एक बात बताएं, मेरे ख्याल से ये फाइनेंशियल एसेट नहीं है, ऐसा ही है। अच्छा क्यों? क्योंकि इट विल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश इन फ्यूचर। क्या बात समझ आई? क्लियर है जी। अच्छा भाई, सब्सिक्वेंटली कैश में रिसीव हो मतलब, भाई मुझे एक बात बताओ, शेयर्स को बेच के क्या मिलेगा? इससे क्या मिलेगा? ये एक सेल्फ क्या है? तो सर ये तो लॉजिकल बात है ना। कोई भी एसेट जो सब्सिक्वेंटली तुम्हें पैसा दे, वो कौन सा एसेट है? पैसों वाला एसेट है। बात समझ आ रही है? चलिए जी। नॉर्मल एसेट, नॉर्मल एसेट ये अक्रूवल प्री पेमेंट किया ना तुमने, ये वो प्री पेमेंट है। एसेट है ना ये, वो प्री पेमेंट है। सही है जी, बिल्कुल यार, शुक्रिया उसामा। उसामा तारीफ कर रहे हैं इधर। दूसरा प्लीज, अब ये भी पूछना है मैंने किसी से, फोकस के साथ। कैश डेबिट अनअर्न कर, पहले क्या ये कैश फाइनेंशियल एसेट है? चलें, ये तो अल्लाह का शुक्र है सबको पता है। इधर एक मना कर रहा है, अरे भाई क्यों नहीं है कैश? सही है। इधर अब सुनो एक एक करके। अनअर्न इनकम, मैं अभी इसको भूल जाओ, अभी इस पे आ गया। प्लीज वैसे कोई लॉजिक नहीं, मैं एक एक करके पूछूंगा। मैं अनअर्न इनकम पे आ गया। क्या अनअर्न इनकम लायबिलिटी है? अच्छा आप बताओ जानी, क्या ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है? रीजन बताओ, रीजन। ऑब्लिगेशन टू पे, आप बोल दो ना हमारी जबान, यानी सर ये ऑब्लिगेशन टू पे नहीं है भाई। अच्छा फिर ऑब्लिगेशन टू पे नहीं है तो सर सब्सिक्वेंटली ये इनकम में कन्वर्ट होगी। तो सर जैसे एसेट का आपने शॉर्टकट बताया ना, इसका भी बताएं। फाइनेंशियल एसेट कब होगा? जो सब्सिक्वेंटली कैश में कन्वर्ट हो। दूसरा, फाइनेंशियल लायबिलिटी कब होगी? जो सब्सिक्वेंटली कैश में पे हो। क्या ये पे होगी या इनकम में कन्वर्ट होगी? क्या बात समझ आओ? वैसे अगर रटा लगाओगे ना तो बिला वजह मर जाओगे। ये देखो यहाँ पे नहीं आ रहा, ऑब्लिगेशन टू पे नहीं है, पर तुमने बिल्कुल सही पिक किया। देख लेते हैं सर, बिकॉज सब्सिक्वेंटली किस में कन्वर्ट होगी? इनकम में। और कोई ऑब्लिगेशन टू पे, बिल्कुल परफेक्ट आंसर। चलें जी, ये किसी ने बता दिया ना दादा, मजा आ जाएगा। टैक्स एक्सपेंस, ये तो एक्सपेंस है। टैक्स पेएबल क्या है? क्या है भाई? फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है। क्यों नहीं है बता, बता। एक चीज, अगर तुम, अब देखो तुम्हें घुमाता हूं मैं, सुनो। हाँ सुनो मेरी बात। फाइनेंशियल एसेट की एक डेफिनेशन थी, ओ उसकी, सुनो सुनो सुनो, आईएफआरएस 9 की फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की एक डेफिनेशन है। प्लीज सुनना मेरी बात, जानी सबने। उसमें लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट। समझो मेरी बात, मैं तुम्हें यहाँ पे घुमा गया हूँ, जरा सुनना ये बात। क्योंकि जब मेरे पास बच्चा फॉर्म में लेके आता था ना, मैं उसको सही जलील करता था। मेरे को तुमने पता नहीं है ये, वो क्या करता था, सारी टैक्स की लायबिलिटीज को, यानी लीगल लायबिलिटीज को उसमें डाल के आता था। जबकि आईएफआरएस 9 स्पेसिफिकली कहता है कि कोई भी लीगल लायबिलिटी आपका फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है। रीजन बीइंग, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। डेफिनेशन कहां से शुरू होती है? कॉन्ट्रैक्ट से। क्या तुम्हारे और गवर्नमेंट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है? वो तो लॉ है, वो तो सबको करना है। तो सर इवन दो ये ऑब्लिगेशन पे टू है, पर ये आईएफआरएस 9 के एम्बिट से बाहर है। क्या लॉजिकली आप सबको ये बात समझ आती है? देखो मैंने जानबूझ के ये लिखा था, मुझे पता था सबने ऐसा बोला भाई ये क्या बावला है पूछ रहा है, ये तो हमें भी पता है, पर नहीं है। सही है। अब ऐसा नहीं हो आगे आसान भी हो उस पर भी चुप हो जाओ, नहीं ये कुछ बना रहा है, तो ये सोचना है। सही है जी। अच्छा तो क्या ये कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है या लीगल? तो इसके एम्बिट से बाहर है। चलेंगे देख लेते हैं सर ये क्या कहना चाह रहा है। देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। भाई बात समझ आई? अब आसान लग रहा है? चलें जी, आखिरी टेस्ट फिर नमाज, प्रॉमिस। एडवांस टैक्स सुनो,
एडवांस टैक्स का मतलब क्या ये है कि हमने पहले से कैश दिया ये मुझे वापस मिलेगा या मेरे टैक्स से एडजस्ट होगा? हाँ, नहीं देखो, ये है तो एडवांस टैक्स ना, यानी सर मुझे या तो भाई पैसे मिलेंगे या मेरी लायबिलिटी का वो बात एक ही है ना। देखो दो चीजें याद रखना, पैसे मिलना और लायबिलिटी का एडजस्ट होना बात एक ही है। सही है, क्या ये फाइनेंशियल एसेट है? देखो राइट टू रिसीव कैश तो है पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्या लॉजिकल बात है? देखो मैं फिर कह रहा हूं, मैंने गवर्नमेंट को एडवांस एक्स्ट्रा टैक्स दे दिया, अब गवर्नमेंट मुझे वो वापस करेगी, पर गवर्नमेंट अगर मुझे टैक्स रिफंड देगी तो मैं पहले आपसे सिंपल एक चीज पूछ रहा हूं, क्या ये राइट टू रिसीव कैश है? ऐसा ही है, बट ये कॉन्ट्रैक्ट तो ये फाइनेंशियल एसेट इसके एम्बिट से बाहर है। वेरी गुड जी सर, देख लेते हैं क्या लिखा आएगा। देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट सर। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई 1 घंटे में डेफिनेशन कंप्लीट कर ली है। नमाज पढ़ के आए तो फिर आपको दिखाता हूँ आगे क्या क्या होता है जल्दी से, पर आपके पास 10 मिनट का ब्रेक है प्लीज। बिल्कुल भेज दूंगा क्लास के बाद जानी। एक मिनट हाँ। अच्छा मोहम्मद असद, कॉन्ट्रैक्ट वाली बात ये है कि देखो IFRS 9 7:15 पे मिलेंगे बिल्कुल। मैं वापस बताता हूँ, लाइबा मुझे एक बात बताएं आप फोकस के साथ, क्या गवर्नमेंट को मेरा पैसे ज्यादा देना टैक्स की मद में क्या मेरा रिसीवेबल क्रिएट कर देगा? मेरा बनता था 100 रुपए, मैंने 150 दे दिया। लाइबा जल्दी बताओ। अहमद आप भी सुने। हाँ सेकंड टेस्ट ही, सेकंड टेस्ट ये वाला ना, पहले सब सुन लो ये वाला। सही है, फिर वो भी बता देता हूँ। मुझे एक बात बताओ, ऑब्लिगेशन टू पे दोनों पार्टीज का हो सकता है? नहीं हो सकता ना माम, एक बंदे के लिए एसिड होगा दूसरे के लिए तभी लायबिलिटी होगी ना। क्लियर है? इसका रीजन ये नहीं है ना अहमद, देखो सब्सिक्वेंटली एक्सपेंस में कन्वर्ट नहीं होगा, लायबिलिटी से एडजस्ट होगा। सही है। अच्छा गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो लॉजिकल बात है ना, तो वो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन हो गई, फिर वो लीगल नहीं रही। अच्छा लाइबा मैं बता देता हूँ, मुझे एक बात बताओ, जब लाइबा आप एडवांस में पैसे रिसीव करते हैं तो क्या होता है? वो अनअर्न्ड होता है ना। अली ये पूरी PDF दूंगा, आज कुछ कॉपी नहीं करना। सही है, अभी सिर्फ समझना है। अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, जो अनअर्न्ड मुझे मिला है वो लायबिलिटी है मेरे लिए? बिल्कुल दूंगा। अच्छा तो मुझे एक बात बताओ लाइबा, जब मेरे पास एक अनअर्न्ड आ गया तो क्या ये अनअर्न्ड सब्सिक्वेंटली मुझे पैसे देगा या इनकम में कन्वर्ट होगा? लाइबा क्या सब्सिक्वेंटली मैं कोई ऑब्लिगेशन है पे करूंगा? क्या इस लायबिलिटी को सेटल करने इनकम में कन्वर्ट होगा? वेरी गुड। तो क्या ये ऑब्लिगेशन टू पे है या ये ऐसी लायबिलिटी है जो इनकम में कन्वर्ट होगी? जल्दी बताओ। रोहित बता रहा हूँ, रुक जाओ 1 मिनट। इनकम में तो क्या ये बात समझ आती है कि इनकम में एक चीज कन्वर्ट होगी तो वो ऐसी लायबिलिटी है जिसका मुझे कभी भी पे नहीं करना, रीपे नहीं करना। क्लियर है? बता रहा हूँ कुबैब। सेट है? हाँ हाँ बिल्कुल कर रहा हूँ। सही है जी, ओके। अच्छा सब्सिक्वेंटली कन्वर्ट, बिल्कुल ऐसा ही है माइंड। अच्छा भाई तूबा, अनअर्न्ड इनकम कुछ भी नहीं है तूबा, कुछ भी नहीं है। अनअर्न्ड इनकम इज बेसिकली लायबिलिटी। अच्छा अब्दुल मुइज क्या कह रहे थे तुम? अब्दुल मुइज कौन सा रीजन, जल्दी पूछो मैं तुम्हें बताऊं। कुबैब एडवांस टैक्स का, ओके मैं वापस बता देता हूँ। हाँ बिल्कुल, आप नमाज पढ़ के आए। मैं 7:15 पे रिज्यूम करूंगा, बस 1 मिनट जानी। अच्छा भाई इधर नमाज पढ़ के बिल्कुल अरीब। अच्छा भाई मुझे एक बात बताओ मोइस, तुम्हारा टैक्स बनता था 100 रुपए, तुमने 150 दे दिया, क्या गवर्नमेंट से रिसीवेबल बुक करोगे? हो जाएगा अरीब, पर अगर बहुत पुराना है तो नहीं होगा, 5वां एडिशन है ये बुक का मेरी। अब्दुल मोइस जवाब दे दे यार। हाँ, बस अभी याद क्या इसको खत्म करूँ ना। थर्ड है? नहीं नहीं, फिर तुम ले लो तो अच्छी बात है। IAC FAR 1 में है तो FAR 2 में भी टेस्ट हो सकता है, बिल्कुल वहां पे तुम्हें अलग से करा देंगे जानी, कोई मसला नहीं है।
पूछ लियो रोहित। भाई अब्दुल मुइज, मैं आखिरी बार पूछता हूँ तेरे से, खुदा के वास्ते ये बता दे, क्या ये बात समझ आ रही है कि 100 रुपए का टैक्स बनता था, मैंने 150 पे कर दिया? हाँ, लास्ट अटेम्प्ट वाला कर सकते हैं उसामा। जल्दी बताओ मुइज, प्लीज। ये 100 होगी। यार मुझ से तो सवाल पूछो, तू भूल जाता है, भाग जाता है यहाँ पे। अभी तू रहने दे बेटा, मैं किसी और का जवाब दे रहा हूँ। खुबैब तेरे को भी बता रहा हूँ, एडवांस टैक्स ही बता था, वो जवाब तो दे। खुबैब तू बता दे, वो खुद जवाब दे देगा। मैं बता देता हूँ भाई। खुबैब, यार तुम्हारा जो मैं जवाब दे रहा हूँ एडवांस टैक्स वाला, 100 रुपए की टैक्स लायबिलिटी बनती थी। खुबैब मैंने कितने जमा करा दिए जानी? शुक्रिया। 150 जमा करा दिए। सही है। अच्छा, क्या 50 ज्यादा जमा करवा दी कि टेक्निकली मैंने गवर्नमेंट को एडवांस में टैक्स दे दिया, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ था एडवांस टैक्स, यानी ये मेरे लिए एसेट है, मेरा गवर्नमेंट से रिसीवेबल है। ऐसा ही है, हम रिफंड ले सकते हैं। अच्छा, टेक्निकली ये राइट टू रिसीव कैश तो है, बट मैं इसको IFRS 9 के एम्बिट से इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ऐसा ही है, क्योंकि ये लीगल राइट है, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट नहीं है। समझ आई जानी बात? खुबैब और अब्दुल मुइस, चलें अब। एक और, रोहित कह रहे थे सर, अगर सर स्टॉक अगर कॉन्ट्रैक्टेड तो डिलीवर वो फाइनेंशियल क्यों होगा? स्टॉक की नेचर क्या है? फाइनेंशियल नेचर की है। हाँ रोहित, स्टॉक क्या फाइनेंशियल नेचर का होता है या फिजिकल फॉर्म में होता है? बिल्कुल ऐसा ही है अब्दुल मोइज, फिजिकल फॉर्म, तो हाउ कैन इट बी अ फाइनेंशियल एसेट? सही है रोहित जानी, सही है भाई। पानी पी लूं? ओके, थैंक यू। मिलते हैं हम कोई, हमारे लिए 5 मिनट बाद ना पोजीशन भी लानी है। सही है, तो उसके लिए मेहनत कर रहे हैं हम। वेरी गुड जी रोहित। चलें भाई, शुरू करें। अच्छा यार प्लीज फोकस। शुक्रिया जी। शेख अमान, तेरा गोल्ड मेडल नहीं आ सकता, भंगी 5वीं अटेम्प्ट में कौन सा आता है? सही है, मतलब तुमने पीछे जो पेपर दिए हैं, इंशाल्लाह तो इस बार FAI 2 में रिटेन करेगा। तो हमारा भाई आधा कोर्स लेता है, फिर पीछे की चोरंगी रुक जाती है। पर खैर, तेरे तो एग्जाम हो गए ना दोनों। अच्छा यार देखें, नताशा हमारी बहन पूछ रही है कि सर हम इस सब्जेक्ट को कितना टाइम दें। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, सुनो मेरी बात, आखिरी बार कह रहा हूँ, उतना टाइम जितना मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास में। मैं कसम खा रहा हूँ पास हो जाएगा पेपर, इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। सिर्फ और क्या करना है, जो मैं असाइनमेंट दूंगा, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं। सही है बाबू, क्लियर है? अगर नेक्स्ट वीक से क्लासेस ज्वाइन करें बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम, तो कोई मसला तो नहीं होगा अगर नेक्स्ट वीक से क्लासेस। अच्छा उजैफा देखो, अगर नेक्स्ट वीक से आप ज्वाइन करोगे तो फिर ये जो बेसिक्स आ रही हैं ये सब हाथ से चली जाएंगी। और मैंने आपको यही कहा है कि अगर 250 पेजेस का स्टैंडर्ड है CA फाइनल लेवल तक, तो उसको ग्रैब करने में आपको बेसिक्स आनी चाहिए। और आप खुद बताओ कि 1 घंटे में हमने कोई अकाउंटिंग सीखी है? सिर्फ डेफिनेशन। डेफिनेशन, अब क्या लॉजिकली डेफिनेशन में साउंड हो? चलें जी सर, कोई मसला नहीं होगा जितेश। चलें जी, आराम से हो जाएगा बिलाल। अब आगे लेके चलते हैं। अब देखो, अब सारा गेम है कैलकुलेशन का और सवाल सॉल्व करने का। 100% अटेंशन चाहिए होगी। अब गेम शुरू होगा प्रैक्टिस का। सही है जी? रिकॉर्डिंग है, बिल्कुल रिकॉर्डेड है ये भाई, बिल्कुल है। पर मैं यही कहूंगा कि जितने भी बच्चे हैं फिजिकल आके पढ़ेंगे तो उसका जोश और जज्बा ही अलग होता है। सही है जी? मम्मी डैडी नहीं बनना कि घर पे मम्मा का बॉय बन के बैठ जाओ। सही है, यहाँ पे आके क्लासेस लेनी है। ओके, इधर फोकस। हाँ भाई, आपने मुझे बताया कि कितने लोगों की अकाउंटिंग सीखनी है? 2 लोगों की। जल्दी भाई, फास्ट, जल्दी से ऑनलाइन में लो। 2 लोगों की। इन्वेस्टर, इशूअर। अच्छा, अब एक एक करके मुझे बताओगे। अब देखो वो बेसिक क्लियर हो चुकी है। कितनी सिक्योरिटीज की सीखनी है? 2। इक्विटी, उसके लिए भी इक्विटी और डेट। क्या ये बात समझ आ रही है? अब मैं तुमसे ऑनेस्टली था बड़ा भाई पूछता हूं कि अगर मैं पहली क्लास यहां से शुरू करता और मैं तुम्हें बोलता कि अकाउंटिंग सीखनी है, इन्वेस्टर की, इशूअर की, इक्विटी, सिक्योरिटी, डेट सिक्योरिटी, तुम लोग बैग उठाते हो सीधा बाहर। सही है, तो सर दैट मींस कि आपको जार्गन आने चाहिए, पर क्या पीछे बैकएंड पे लॉजिक है? अब सही है? चलें जी आगे। सबसे पहले वापस देख लेते हैं हम 1 मिनट। हमने सबसे पहले पिक किया एक बंदा जिसका नाम क्या है? इन्वेस्टर। नमाज के बाद कुछ भी नहीं पढ़ाया, अभी भी आया भाई।
सही है। इन्वेस्टर, तो हम सबसे पहले किसकी अकाउंटिंग सीखेंगे? इन्वेस्टर की अकाउंटिंग। अच्छा, आप चाहें तो मैं रिकमेंड ये करूंगा आज की क्लास के लिए, वरना इसके बाद मैं हर क्लास में नोटिंग का प्रॉपर टाइम दूंगा। सही है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ एक हद तक तो मैं लेके आऊँ ना, ताकि कैलकुलेशन में मजा आए कि प्रैक्टिकली कैलकुलेशंस कैसे होती हैं। तो आप 4-5 पेज खाली रखिएगा जिसको नोटिंग करनी होती है, मैं पूरा पीडीएफ भेज दूंगा आपको ये। सही है, पर अभी प्लीज फोकस। अच्छा भाई, सबसे पहले इन्वेस्टर की अकाउंटिंग सीख रहा हूं, और इन्वेस्टर में भी यानी सर हम सीखने जा रहे हैं कि अगर एक बंदा किसी कंपनी के शेयर्स परचेस करेगा तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी। क्या बात क्लियर है? देखो, मैं इसलिए ब्रेक करके करवा रहा हूं ताकि ये चारों चीजें मिक्स नहीं हो, आपको सवाल रीड करके पिक हो जाए कि सर कहां से सवाल आया है। तो तभी मैंने देखो ब्रेक किया हुआ। मैं क्या कह रहा हूं, मैं किसकी अकाउंटिंग सिखा रहा हूं? इन्वेस्टर में भी स्पेसिफिक कौन सी सिक्योरिटी? इक्विटी सिक्योरिटी। बात क्लियर है भाई? चलें जी सर, हमने इसको वहां ले गए। इक्विटी सिक्योरिटी, व्हेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी। अब तो बात समझ आ रही है कि सर इसका मतलब क्या है। सही है जी, शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी सीख रहे हैं अभी, चलें फोकस। अच्छा, इक्विटी सिक्योरिटीज। अब मैं यहाँ पे एक हल्का सा पॉज लेके तुमसे 2-3 बातें करूंगा। पीपी को कितने मॉडल्स पे रख सकते हैं? 2, कॉस्ट मॉडल और फेयर वैल्यू मॉडल। अच्छा चलें, कोई नहीं, कितने मॉडल? कॉस्ट और, हमारी विश थी ना यार, ये तो ये मुंह नहीं बनाओ अजीब से, हमारी विश थी ना कि कॉस्ट मॉडल या फेयर वैल्यू मॉडल, ऐसा ही है। अच्छा तो सर मुझे एक बात बताओ, अगर मैं पीपी को फेयर वैल्यू मॉडल पे रखा करता था अगर, तो हर रिपोर्टिंग डेट पे उसको किस पे लेके जाता था? फेयर वैल्यू पे। किस पे? वेरी गुड। अब एक और बात मुझे बता दो तो अल्लाह का शुक्र हो जाएगा कि तुम्हें याद होगा कुछ। ओसीआई में फेंकते थे। कहाँ फेंकते थे भाई? कहाँ फेंकते थे भाई? ओसीआई में भाई। चलें जी, वेरी गुड। रीवैल्यूएशन सरप्लस इक्विवेलेंट टू ओसीआई। ओसीआई का मतलब होता है अदर कॉम्प्रिहेंसिव, पीएनएल का पार्ट होता है या इक्विटी? वेरी गुड भाई, ये सब ने बोलना है साथ साथ। पीएनएल में जाता है या इक्विटी? डायरेक्टली इक्विटी पे। मैंने वहां पे उधर लॉजिक बताई थी कि वो डायरेक्टली इक्विटी में इसलिए जाता है क्योंकि वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से पर्टेन, वरना हर कंपनी पता है क्या करे, साल के आखिर में सारे एसेट को फेयर वैल्यू पे ले जाए और पीएनएल में गेन आ जाए तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाता? जो कि अलाउड नहीं है। पिछला रिवाइज हुआ। चलें, यानी सर एक बात, या वो क्यों बता रहे हैं सर, लंबी कर रहे हैं भाई, वो लाजमी है ताकि ये समझ आए। अब सुनो मेरी बात, सुनना सुकून से, सुकून से, सुकून से। नहीं समझ आएगा 10 बार समझाऊंगा, पहले ये क्लियर करना है। सुकून से, फोकस अप, 100% अटेंशन बाबू इधर। आपको आईएफआरएस 9 ने एक चीज कहता है कि अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं तो पहले ये असेस करो क्या ये फाइनेंशियल एसेट है या नहीं है। है सर, फाइनेंशियल एसेट है। चलिए जी, आपने शेयर्स खरीदे हुए हैं, अब वो बताने जा रहा है कि इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी। सही है, पहली चीज मैं आपको बता रहा हूं, वो कहता है कि आपको अपनी इक्विटी सिक्योरिटीज को फेयर वैल्यू पे रखना है। किस पे रखना है? तो यार मतलब सर वहां पे तो कॉस्ट और फेयर वैल्यू दोनों था, यहाँ पे सिर्फ क्या है? फेयर वैल्यू है ना। किसने बोला ये? आईएफआरएस 9 ने क्या बोला है? फेयर वैल्यू पे रखना है। वेरी गुड जी सर, पहले मैं यहाँ पे ये ले आऊं, मॉडल ऑफ अकाउंटिंग रखना हमेशा किस पे? फेयर वैल्यू पे। क्या पहले मेरी ये बात समझ आई है? सुनो सर, ये फेयर वैल्यू वाली बात ना और डिटेल में समझा भाई। मैंने एक शेयर खरीदा 20 रुपए का, वो हो गया 25 का। 25 पे रखूं 20 पे? 20 क्या थी? कॉस्ट। रखूंगा किस पे? क्यों किस पे रखने को बोलता है? फेयर वैल्यू पे। बात यहां तक समझ आ रही है? यहां तक समझ आ रही है? चलिए जी, वेरी गुड। अब सुनिए मेरी बात। फिर वो कहता है, प्लीज जानी बातें नहीं, 100% फोकस, क्योंकि आगे सारे सवाल इस पे होंगे। और इस बार 100, क्योंकि इस पे इक्विटी सिक्योरिटी पे उसने अब तक सवाल नहीं पूछा है। तो तुम्हें क्या लगता है 100% किससे पूछेगा? 100% कहता हूँ भाई, लॉजिकल बात है ना, जब एक चीज उसने टच ही नहीं की है तो वो किससे पूछेगा? इसी से पूछेगा। तो ये अब देखो, अब इस नियत से करना है कि भाई सवाल आना है यहाँ पे, सुनना सुकून से। रखना किस पे? फेयर वैल्यू पे। अच्छा, एक आ रहा है फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। अच्छा सर, मैंने बोला ना आपको स्टैंडर्ड को ब्रेक किया हुआ है। सुनो मेरी बात, आपको आईएफआरएस 9 ये कहता है कि अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं, या तो वहां तो अंग्रेजी में लिखा हुआ है शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी, व्हेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी, ऐसा ही है। तो उसको हमेशा अपनी सिक्योरिटी किस पे रखनी है? फेयर वैल्यू पे। यहां तक बात समझ आती है? अच्छा, फिर वो कहता है कि मैं आपको
दो तरीके की अकाउंटिंग पॉलिसी अलाउ करता हूं। कितने तरीके की? दो तरीके की। पहली फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, दूसरी फेयर वैल्यू थ्रू, मैं इस वर्ड को समझाने में भी टाइम लगाऊंगा, सुनना सुकून से सुनना। देखो पीपी के अंदर क्या होता है, कॉस्ट मॉडल, यहां पे सिर्फ क्या है, पर उस फेयर वैल्यू मॉडल के अंदर दो पॉलिसीज हैं। सही है? पहले सर आप ना लंबी नहीं करें, इसका मतलब समझाएं। फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, सुनना मेरी बात सुकून से, सारी लॉजिक बताऊंगा कि क्यों होता है क्या होता है, पर पहले समझो, सुनो सिर्फ। अच्छा भाई, आपको स्टैंडर्ड ये कहता है आप चाहो तो, अच्छा चाहो तो किस पे रखो, या तो किस पे रखो। अच्छा अब सर इसका मतलब समझाएं। फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई का मतलब समझा रहा हूं। रखूंगा किस पे? अगर कोई गेन आया और लॉस आया, ओसीआई। क्या मैंने ये बताया ये क्यों? नहीं, पर एक खाली इसका मतलब समझा रहा हूं, समझो मेरी बात। रखूंगा किस पे? अगर गेन आया, लॉस आया, मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि पीएनएल हिट नहीं होगा। सिर्फ इस लाइन का मतलब समझ आ गया तो मुझे बताओ, मैं आगे चलूं फिर। पक्की बात है? चलें जी। यानी सर ये जार्गन समझ आ रहे हैं। अच्छा, फिर वो बोलता है रखो फेयर वैल्यू पे। मैं आपको दूसरा ऑप्शन दे रहा हूं, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। इसका तो खुद ही बता सकते हो। रखूंगा किस पे? फेयर वैल्यू पे। देखो क्या लिखा हुआ है, फेयर वैल्यू पे। गेन या लॉस? अच्छा गेन होगा तो भी पीएनएल, लॉस होगा, यहां पे गेन होगा, लॉस होगा, ओसीआई। चलें जी, क्या आपको सिर्फ इतना पता है कि फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई का मतलब क्या है और फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल का? पर आपको ये तो नहीं पता ना कि ये दो अलग अलग चौरंगी आई क्यों। अभी एक एक करके देखते हैं। खाली मतलब ये कि रखेंगे फेयर वैल्यू पे, एंड फेयर वैल्यू का गेन या लॉस, वहां पे क्या मतलब ये कि रखेंगे फेयर वैल्यू पर, फेयर वैल्यू का गेन या लॉस पीएनएल में। सर यही बातें मैंने अभी कही है, वो लिख के दे दी ताकि आपको नोटिंग में आसानी हो। आगे लेके चलते हैं। अब सीखेंगे वाई, कि दो मॉडल्स क्यों आए, ऐसा ही है। अब प्लीज यार फोकस करना है इधर, सुनना। मैंने बीइंग एन इन्वेस्टर, मैं एक कंपनी हूं। दर्शक कह रही है सर पीएनएल में रखेंगे तो इफेक्ट ओसीआई पे आएगा ना? नहीं आएगा ना, क्यों आएगा प्लीज सुने। अच्छा हमजा कह रहे हैं सर इन दोनों में फर्क क्या है? मैंने वही कहा, मैंने सिखाया, अभी बता रहा हूँ वाई क्यों अलग अलग आया ये। सही है प्लीज, तभी एक रिदम में लेके चल रहा हूँ ना उसको सुकून से। अच्छा पहले तो पत्थर पे लकीर, शेयर्स खरीदोगे किसी कंपनी के? यस सर। रखेंगे किस पे? कितने ऑप्शंस? या तो फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई या तो फेयर वैल्यू थ्रू, दोनों के मतलब समझा दिए। अब बताऊं दो अलग अलग क्यों है। अब वाई सीख रहे हैं, चलें जी एक सीक्वेंस में चलते हैं ताकि इधर उधर नहीं भटके हम। चलें जी वाई, 1000 शेयर्स खरीदे और रुपीस कितनी वैल्यू दी होगी? 20,000। पक्की बात है? चलें जी सर, क्या सही एंट्री बनाई है? किस बंदे ने बनाई है? वेरी गुड यार, इन्वेस्टर ने बनाई है। क्लियर हो यहाँ तक? चलें जी, लोगों ने गेम शुरू किया जब आईएफआरएस 9 नहीं था। जब आईएफआरएस 9, अब मेरी बात सुने, लोगों ने करना ये शुरू किया कि शेयर की प्राइस हो गई 28 रुपए। फायदा हुआ नुकसान? कंपनी ने बोला दादा मैं तो रखूंगा इस वाले मॉडल पे। नहीं सुनो सुनो मेरी बात समझो, मैं रखूंगा किस पे? पीएनएल पे। अच्छा मैं जब फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे रखूंगा ना तो मेरा पीएनएल आएगा, प्रॉफिट आएगा ज्यादा, मेरा शेयर होल्डर हो जाएगा खुश, लोगों को लगेगा वाह भाई वीआईपी कंपनी, और पैसे डालो, मेरी शेयर प्राइस और क्या होगी, बढ़ जाएगी। ये तो मार्केट परसेप्शन है। अच्छा तो सर आपको क्या लगता है, आप अगर इसकी जगह होते तो किस मॉडल पे जाते? पीएनएल। पक्की बात है? खुशी खुशी समझ आ रही है? चलिए जी सर, इन्वेस्टमेंट डेबिट और ये 8,000 कैसे आया? अच्छा आप कह रहे हैं सर 8 रुपीज पर शेयर का गेन है, कितने शेयर पे गेन है? 1000, तो 8 × 1000। पक्की बात है? चलें जी वेरी गुड। अब सुने सुने सुने, ये बात समझ आती है? अच्छा अगर कॉरेस्पॉन्डिंगली, वैसे दोनों में से कोई एक ही होगा, या तो प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे आएगी। मैं दूसरी चौरंगी पे आता हूँ। हुआ ये कि फेयर वैल्यू हो गई 17, अब तो लॉस हो गया। अच्छा सुनो प्लीज सुनो, 3 रुपए का लॉस है। अच्छा आप अगर कंपनी चला रहे हो, कहाँ फेंकोगे? क्यों ओसीआई में? ताकि मेरा पीएनएल हिट, यानी ये सारा का सारा लॉस कहाँ फेंक दूं? डायरेक्ट इक्विटी में जाएगा। किसी को कानो कान खबर?
नहीं होगी। चले जी, यानी आप भी यही करते जो ये करते आ जाते हैं। IFRS ने कहा इंसान के बच्चे बन जाओ। सही है। अब सुनो, हाँ वेरी गुड, अब सुनो मेरी बात। अब समझ आया दोनों अलग अलग क्यों है? चले अब समझाता हूं आपको। IFRS 9 ये कहता है कि अगर आपकी नीयत, सुनना, अगर आपकी नीयत ये है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए रखोगे, किसके लिए? लॉन्ग टर्म के लिए, तो टेक्निकली वो एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है IFRS की जबान में। कौन सी इन्वेस्टमेंट है? अच्छा, फिर मैं आपको अभी बताऊंगा। उसामा कह रहे हैं सर अलग अलग क्यों है, ये बताते जानिए। यही तो बताया कि गेन होता था तो पीएनएल में लेके जाते थे, लॉस होता था तो, ताकि पीएनएल इंपैक्ट, यानी आप अपने हिसाब से खेलते थे। फायदा हुआ तो पीएनएल, लॉस हुआ तो। इसीलिए कितने मॉडल लॉन्च किए गए? 2। पर अब आपकी विश नहीं चलेगी, कुछ कंडीशंस हैं। अगर ये कंडीशन फुलफिल करोगे तो यहां होगे, अगर ये कंडीशन फुलफिल करोगे तो यहां होगे। पहले ये बात समझ आती है? पक्की बात है? चलिए जी, जब दोनों में डिफरेंस समझ आएगा सर कंडीशन बता दें। पहली कंडीशन सुनना, स्टैंडर्ड आपको ये कहता है कि अगर आपने ये शेयर्स इस नियत से खरीदे, क्योंकि देखो जब कंपनीज इन्वेस्टमेंट करती है ना, ये लोकल बंदे की बात नहीं हो रही है, कंपनी की बात हो रही है। हम अकाउंटिंग किसकी करते हैं? कंपनी की। सुनना मेरी बात, जब कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही होती है ना, तो आपने कंपनी लॉ में जिसने भी पेपर दिया है उसने ये पढ़ा होगा कि भाई कंपनी की इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं सकती बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल के बगैर। इन्वेस्टमेंट जो की जाती है वो डायरेक्टर की अप्रूवल के बाद की जाती है। अच्छा, फिर डायरेक्टर अपनी रेजोल्यूशन में ये लिखता है कि मेरी नीयत क्या है, क्या इसको मैं लॉन्ग टर्म के लिए रखूंगा या शॉर्ट टर्म के लिए। क्या दोनों बातें सुन के समझ आती हैं? अच्छा, अगर आपने ये देखा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इस नीयत से खरीदे हैं कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, लॉन्ग टर्म का मतलब 1 साल से ज्यादा, तो फिर आपको स्टैंडर्ड एक बात कहता था, प्लीज सुकून से सुनना, मैं समझाना चाह रहा हूँ लॉजिक है इसके पीछे। ये पिक कर गए तो गेम ऑन है, प्लीज सुनना। 2 ग्रुप बनाने का रीजन, अना आंसर मैं आखिरी बार बता रहा हूँ, फिर मैं कनेक्ट करता हूँ। मैं आखिरी बार बता रहा हूँ, मैंने ये बोला जब फायदा होता था यानी 20 से 28 पे प्राइस गई तो पीएनएल में गेन बुक किया, 20 से 17 पे गए तो 3 का लॉस ओसीआई में बुक किया। लोग ऐसे टोपी ड्रामे करते थे ताकि अपने पीएनएल को मैनिपुलेट करें। आना बिल्कुल सही समझ आती है बात? ये जल्दी फोकस से। ओके, अब मैं आगे लेके चल रहा हूँ कि 2 मॉडल्स हैं तो मैं कब, अच्छा आप पहले एक बात बताओ, क्या ये चीज खत्म हो गई कि अपनी मर्जी नहीं चला सकता? तो अब मैं ये कह सकता हूँ जैसी आपकी नीयत होगी वैसी आपकी अकाउंटिंग होगी। पक्की बात है? अच्छा आप सुनो मेरी बात, मेरी नीयत ये है कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए रखूंगा। तो फिर वो कहता है कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है, वो किसके लिए होती है? लॉन्ग टर्म के लिए होती है। तो कहां फेंकूंगा? अब आप ये पूछें सर क्यों ओसीआई में, रीजन बताता हूं। ओसीआई में इसलिए, मुझे एक बात बताओ, एक शेयर अगर आप आज खरीद रहे हो 20 का, आपको नहीं लगता एक महीने में तो कोई इतनी सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशन नहीं आती, पर 1 साल में प्राइस या तो बहुत ज्यादा हो जाएगी या बहुत कम हो जाएगी, तो आपको नहीं लगता आपका पीएनएल फिर डिस्टॉर्ट होगा? इसीलिए वो कहता है फिर इंसान के बच्चे बन जाओ, ना आपको ज्यादा नुकसान देता हूं ना आपको ज्यादा फायदा, आप सीधे सीधे कहां रहना। खुद सोचो, आज मैंने, अगर 1 जनवरी है और मैंने 2 साल बाद 20 का खरीदा था शेयर, आखिर में जब जाके देखता हूं तो 110 पे चल रहा है और कोई 50,000 शेयर थे, तो कितना बड़ा गेन है? तो क्या ये अनयूजुअल गेन नहीं है? क्या ये नॉर्मल प्रैक्टिस को प्रेजेंट करेगा? नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। तो भाई मुझे एक बात बताओ, तो टेक्निकली अगर ये जब बेचोगे भी तब भी एक बड़ा गेन आ जाएगा। तो फिर वो आपको एक हिंट देता है, वो आपको बोलता है जब आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो हमें पता है कि नुकसान भी आपको ज्यादा हो सकता है, गेन भी आपको ज्यादा हो सकता है। तो आपको मैं फेयर वैल्यू पे रखने से मना नहीं करता, बल्कि कहता हूं रखो किस पे? फेयर वैल्यू पे। पर अगर आपको गेन बुक करना है तो करो, ओसीआई में करो। क्या बात समझ आती है? क्लियर है भाई? पक्की बात है? अच्छा अब सुनना मेरी बात। फिर दूसरा केस, जब डायरेक्टर्स ने इन्वेस्टमेंट की अप्रूवल दी, सुनना मेरी बात, डायरेक्टर्स ने जब इन्वेस्टमेंट की अप्रूवल दी तो उसमें लिखा कि हम ये शेयर्स खरीद इसलिए रहे हैं ताकि इसको खरीदेंगे बेचेंगे, दूसरे खरीदेंगे बेचेंगे। तो सर क्या ये अंग्रेजी में हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है? अच्छा, तो क्या 1-2 महीने में कितना चेंज आएगा? बहुत मिनिमल सा। तो क्या फिर मुझे कौन सा मॉडल ऑप्ट करने को बोला? फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। अच्छा अब एक और बात, स्टैंडर्ड आपको ये कहता है कि वंस आप इस वाले मॉडल में आ गए तो वहां नहीं जा सकते, यहां आ गए तो, क्योंकि कोई टोपी ड्रामे अलाउड, कोई टोपी ड्रामे अलाउड नहीं है। क्या ये बात आपको समझ आती है? चलें जी, वेरी गुड। हमने रिकैप,
हमने सबसे पहले एक डेफिनेशन सीखी, अ कॉन्ट्रैक्ट विच गिव राइज फाइनेंशियल एसेट फॉर फाइनेंशियल लायबिलिटी इक्विटी ऑफ, डेफिनेशन क्लियर हो गई थी। अच्छा, फिर आपने कहा कि सर हमने दो बंदों की अकाउंटिंग सीखनी है, दो सिक्योरिटीज की सीखनी है। पहली सिक्योरिटी, दूसरी, पहला बंदा, दूसरा बंदा। वेरी गुड यार, याद हो गया। अच्छा, एक और बात, मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले किसको पिक किया? इन्वेस्टर को। इन्वेस्टर को। मुझे एक बात बता, अगर मैंने इन्वेस्टर को पिक किया तो क्या उसकी कौन सी सिक्योरिटी, तो क्या मना है इक्विटी में इन्वेस्ट करना? नो। अच्छा, इक्विटी में इन्वेस्ट करने को बोलता है, पर रखने पे किसको बोलता है? फेयर वैल्यू में भी कितने मॉडल? फेयर वैल्यू थ्रू, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। पक्की बात है? वेरी गुड। चलिए एक एक करके। सर ये दो मॉडल्स आ गए मेरे पास। अच्छा, फिर क्या ये पता है क्यों अलग अलग? टोबी ड्रा में गेन हुआ था तो पीएनएल, लॉस हुआ था तो इंसान का बच्चा बन के कोई भी एक मॉडल। अच्छा, एक मॉडल भी आप डिसाइड करेंगे या नियत? अच्छा, नियत ये है कि लॉन्ग टर्म, नियत ये शॉर्ट टर्म पीएनएल। अच्छा, अब एक और चीज, क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने रखे नियत हो लॉन्ग टर्म की पर बेच दूं, तब भी इसी में मरोगे, तब भी इसी में मरेंगे? इधर सुनो एक एक करके। अच्छा, नियत थी शॉर्ट टर्म, रखे मैं 2 साल से, तब भी इधर, क्योंकि आपका बोर्ड रेजोल्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो डिटरमाइन करेगा कि आपकी नियत क्या थी। यहां से वहां नहीं जा सकते। चलो एक और चीज, लॉन्ग टर्म के लिए रखे थे, 2 महीने में बेच दिए, गेन कहां जाएगा, लॉस कहां जाएगा? इसी पे ही तो पाबंदी है कि कोई टोपी ड्रामे अलाउड। देखो एक बात है, अगर शेयर 28 रुपए का है तो इस वाले मॉडल में भी 28 का दिखेगा, इस वाले में भी 28 का दिखेगा, पर यहाँ पे गेन जो दूसरा जमा हो रहा होगा ओसीआई में, वहां पीएनएल में, और पीएनएल से ज्यादा होगा रिटेन अर्निंग में। क्या बात समझ आ रही है? अब 1 मिनट रुकिए, खाली मैं इनके सवाल ले लूं। सर क्या साइमल्टेनियसली दोनों मॉडल अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सुनो, इंडस्ट्री वाइज, अगर मैंने सीमेंट सेक्टर के शेयर्स खरीदे, एक क्लास ऑफ एसेट्स है ना, सुनो मेरी बात, एक कंपनी के शेयर खरीदे, मैंने बोला भाई इस कंपनी के शेयर्स को मैं लॉन्ग टर्म के लिए रखूंगा, मना है? क्यों? भाई मर्जी है यार, पास किया रेजोल्यूशन। अच्छा, आप दूसरी कंपनी के शेयर्स यहां रख सकता हूं? बिल्कुल। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम टोपी ड्रामा अपने हिसाब से कि 50,000 शेयर लेके आए, सही है, तुमने बोला कि 20,000 शेयर पीएनएल पे इसी कंपनी के और इसी के, ये क्या भाई लॉजिक है? एक कंपनी के एक वक्त में किसी एक मॉडल में जाएंगे, एक ही कंपनी के चंक्स नहीं बन सकते, पर क्या डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के बन सकते हैं? ऑब्वियसली बन सकते हैं। क्लियर है? हाँ जी। मना तो किया भाई, यही तो पूछा भाई। अभी मुझे एक बात बताओ ना, ऐसे कैसे हो सकता है पॉसिबल? भाई एक बंदा किसी कंपनी के शेयर खरीदता है तो सोच के खरीदता है ना कि इसको लंबे अरसे के लिए चलाऊंगा या कम। ऐसे नहीं हो सकता कि एक शेयर दिए पूरी क्लास ऑफ एसेट पे। सही है जी। तो सही है ना, तो कोई मसला नहीं है, तो भी ड्रामे नहीं हुए ना। अच्छा जी, एक एक करके पहले इनका जवाब दो। जानी प्लीज बातें नहीं बाबू, 1 मिनट बस सुन लो इनका। ओसीआई को तरीके से डिफाइन करें, एफए 1 में पेला गया था। अच्छा, अच्छा भाई, बोर्ड रेजोल्यूशन डिसाइड द मॉडल, बिल्कुल ऐसा ही है, एक सेक्टर की डिफरेंट कंपनी, बिल्कुल मैंने बता दिया ये। अच्छा सर, मगर चेंज हो सकती है स्पेशल रेजोल्यूशन? नहीं। एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हिट इन ओसीआई बिकॉज ऑफ ड्रास्टिक चेंज, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर शॉर्ट टर्म की इंटेंशन थी पहले, देन लॉन्ग टर्म क्या, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ये। सर 50% इन्वेस्टमेंट ओसीआई पे। अच्छा, तो मैं एक एक करके ये सारी बातें मैंने बताई हैं, मैं वापस से बताता हूँ। सुकून से प्लीज सुनो इधर, जानी प्लीज इधर सुनो। मैंने फार्मा टेक एक कंपनी है, उसके शेयर्स खरीदे, सुनना मेरी बात, असल में नहीं खरीदे, ऐसे ही बता रहा हूँ। सही है, फार्मा टेक के शेयर्स खरीदे, प्लीज सुनना। मेरी इंटेंशन ये है, अच्छा 50,000 शेयर खरीदे, एक एक करके आप जवाब दीजिएगा मुझे प्लीज, किसी से भी पूछूंगा मैं। फार्मा टेक के 50,000 शेयर खरीदे, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? 20,000 क्या कर सकता हूँ, मतलब आगे सुनो तो सही इधर। 20,000 शेयर मैंने रखे हैं फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे, 30,000 नहीं रख सकते? ये तो डोबी ड्राम है, क्यों कर रहे हो ऐसा भाई? एक क्लास ऑफ शेयर एक कैटेगरी में जाएगी, पहली चीज क्लियर हो गई। चलें साइड में कर दिया। फार्माटेक और दीवान सीमेंट अलग अलग रख सकते हैं? अच्छा, बात क्लियर हो गई, यानी सर दो डिफरेंट कंपनी को अलग अलग चला सकता हूं। सही है, चलो दो चीजें हो गई, ये साइड में लगा दी मैंने। अच्छा, अब एक एक करके बात। रखा फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे था, 2 महीने में बेच दिया, मना है? मना है?
ये कोई टोपी ड्रामे नहीं है। देखो आपने ऑप्ट किया था ना, गेन हुआ तो भी ओसीआई नहीं जाएगा, लॉस हुआ। अब जैसे जैसे अभी कह रहे हैं ना कि हमने यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए रखा हुआ था, लंबा रखा हुआ है, तो भाई उसकी नियत ही शॉर्ट टर्म की। अब डायरेक्टर को दिखा कि उस शेयर में फायदा हो रहा है तो अच्छी बात है, उसने रखा हुआ है, और वो प्रूव कर सकता है कि भाई मेरी शुरू से ही नियत क्या थी, पीएनएल शॉर्ट टर्म की। अब पीएनएल मेरा मॉडल है तो मैं उसको चेंज नहीं कर रहा क्योंकि मेरा फायदा है। देखो फायदा भी यही है, नुकसान भी यही है, क्योंकि वो दोनों चीजें कहाँ जाएंगी पीएनएल में, रेजोल्यूशन। आपको चलो एक और बात बताऊं, एक और बात बताऊं, आप कभी अगर किसी वेबसाइट को देखें कंपनी की या स्टॉक एक्सचेंज की, वहां पे ये सारे मिनट्स वगैरह अपलोड होते हैं, पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं, वो चेंज कैसे होंगे? एक मिनट सुन लेते ना जानी, एक मिनट एक मिनट, हाँ एक मिनट बस, सॉरी मैं तुम्हारी बात का जवाब दे रहा हूँ खाली यहाँ पे एक, सर मिस हो गया स्टार्ट से बेसिक की आज की क्लास, जानी आप शुरू से लीजिएगा। सर नियर शॉर्ट टर्म की खरीदा और जब वीआईपी आ गए तो इस तरह तो आप आईएफआरएस के साथ गेम कर दोगे, वही पूछा है अभी जवाब दे रहा हूं मैं। सर ओसीआई डिटेल में एक्सप्लेन करना बिल्कुल जानिए, ओसीआई मैंने कहा जैसे रीवैल्यूएशन सरप्लस, सही है, डायरेक्टली इक्विटी में गेन जाता है, अभी सवाल करना है इसका बेसिक। अच्छा अब इधर सुने सब, हाँ जी क्या कह रहे हैं अभी सबको बताओ। सही है, अच्छा एक एक करके, हाँ भाई अभी ये कह रहे हैं सर सारे डायरेक्टर्स ने, प्लीज जानिए इधर, सारे डायरेक्टर ने मिलकर फैसला किया कि जो मैं इन्वेस्टमेंट खरीदने जा रहा हूं या खरीद ली है उसको मैं किस पे रखूंगा, यानी मैंने रखा हुआ ट्रेडिंग के लिए। सही है, आगे। भाई 3 साल रखें, क्या फर्क पड़ेगा? नहीं ना, भले जाए ना, देखो वो कह, उसका मसला ये नहीं है कि गेन यहाँ पे जाइए लॉन्ग टर्म के लिए, उसका मसला ये यहाँ से यहाँ नहीं, यहाँ से यहाँ नहीं। देखो सुनो, मैं ये तुम्हें इसको और एक्सप्लेन कर दूं, प्लीज सुनना। फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे वो कहता है ये कि जब आपने उसको ट्रेडिंग के लिए रखा हो, ट्रेडिंग आपके फेयर वैल्यू गेन से भी आ सकता है ना, ट्रेडिंग डजंट मीन कि आपने उसको बेचना ही बेचना है, ट्रेडिंग मीन्स कि आपने रखा हुआ है उसमें गेन आता जा रहा है, पर वो कहाँ जाएगा, लॉस भी कहाँ जाएगा, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप उसको बेचो। समझ आ रही है बात? तो ये तो फायदा है ना, ऐसे तो कंपनी हमारे आएंगी बोलेंगी हमें क्या फायदा। तो फिर जो रिस्क लेने वाली कंपनीज होती है ना वो कौन सा मॉडल पे जाती हैं, पीएनएल पे, क्योंकि वो बोलती हैं भाई सही है, गेन होगा तो गेन, लॉस होगा तो लॉस। बात समझ आ रही है? चलिए जी। सर पहले हमने फार्मा के शेयर लिए, पे थोड़े दिनों बाद और लिए, तो हम भी सेम, बिल्कुल वो भी सेम। एक कंपनी के लिए शेयर लिए, आधे की नियत लॉन्ग टर्म मना किया मैंने, तो ऐसे आधे आधे नहीं हो सकते। चलें क्या जी जानी? सब सब इंडिपेंडेंट कंपनी, सही है। अच्छा सर लॉन्ग टर्म, हम 1 ईयर कंसिडर, 1 ईयर से ज्यादा, मॉडल कैलकुलेशन बेस ऑफ इंटेंशन बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा भाई चलें जी, एक एक करके, हाँ पहले वो ऑर्डिनरी और प्रेफरेंस शेयर मार्केट में ट्रेड होते हैं, सही है, कोई मसला नहीं, अच्छी अच्छा सवाल है, हाँ जानी सेम पॉइंट था। चलें वेरी गुड भाई, क्लियर हो गया सब, पक्की बात है। चलें अब एक एक करके प्लीज सुनना, मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ जिसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, प्लीज यहाँ फोकस 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 फोकस। हाँ भाई फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे कब आओगे, पक्की बात है, हेल्प फॉर, ये आपके कुल मिला के कोई 8-9 पेजेस हुए हैं अभी आईएफआरएस के, सही है, क्योंकि हमने इतना डिटेल में इसको देखा। अब सुनना एक और प्लीज फोकस के साथ, अब आपको एक सवाल आ सकता है, थिंकिंग बेस इवेल्युएशन बेस, इवेल्युएशन बेस, सुनना मेरी बात। पहला सवाल ये आ सकता है, प्लीज सुनिएगा, सवाल ये आ सकता है कि आपको देखा कंपनी ने एक्वायर किए हैं XYZ शेयर्स ऑफ XYZ कंपनी, यानी इतने शेयर्स ऑफ XYZ कंपनी, कंपनीज इंटेंशन इज टू होल्ड शेयर्स फॉर लॉन्ग टर्म। तो ये लॉन्ग टर्म की बकवास कर क्यों रहा है? ताकि सर आप अकॉर्डिंगली डिसाइड करें कि आपको अकाउंटिंग ये करनी है या ये करनी है। बात समझ आ रही है? तो सर ये तो बेसिक्स है जो आपको आनी चाहिए सवाल करने से पहले। अच्छा अगर वो बोले कंपनी ने शेयर्स खरीदे हैं फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग, पीएनएल, अच्छा इन एनी केस रखना किस पे, फेयर वैल्यू पे, या तो गेन और लॉस बुक होगा ओसीआई में या तो पीएनएल में। बात क्लियर है? चलें जी, पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, प्लीज सुनना। एबीसी लिमिटेड ने परचेज किए हैं 10,000 शेयर्स ऑफ DEF ऑन January 1,
2018 ये डेट ऑफ एक्विजिशन है, सही है, प्लीज या फोकस। अच्छा जी, क्वेश्चन साइलेंट नहीं हो सकता जानी, अगर वो साइलेंट कुछ भी नहीं है ना, साइलेंट भाई क्यों होगा, फिर अपना लिख के जाना, मैं होता तो ये करता। सही है, इधर फेयर वैल्यू जिस दिन मैंने इसको एक्वायर किया है उस दिन क्या है। अच्छा अब इसमें देखो ऊपर एक चीज लिखी हुई है, यहाँ एक चीज ये लिखी हुई है। अच्छा ये जो आप ये कंफ्यूज नहीं ना, ये सारी बुक में है चीजें, मतलब जब आप बुक परचेज करेंगे ना, ये बुक में सारे सवाल आते हैं। सही है, तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 डाल के इसको खाली सॉल्व करेंगे मेरे साथ। सही है, क्वेश्चन ये रहा, बुक में सारे सवाल हैं, ये पीडीएफ भी आपको मिलेगी, पर बुक आप लेंगे तो उसमें सारी चीजें हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ दुनिया की हर चीज है बुक में, बुक करके जाओ, क्लासेस लो, पास हो जाओगे। सही है जी। अच्छा शुक्रिया जी यूसुफ, इधर देखो, कम पहले दिन की, अच्छा पहले देखो इसमें ऊपर क्या लिखा हुआ है। अरे ये सुनो मेरी बात, आगे जाके ये भी बताऊंगा क्या होती है। जब आप शेयर्स खरीदते हो ना, डायरेक्टली नहीं खरीदते, किसी ब्रोकर के तहत, वो अपना चार्ज करता है कमीशन, उसका क्या करना है अभी नहीं बता रहा, उसका क्या करना है अभी, तभी क्या लिखा हुआ है, ताकि आसानी रहे, ताकि आसानी रहे। अब देखो मैं तुम्हें कसम खा के कहता हूं, यूजुअली लोग अकाउंटिंग यहां से शुरू करते हैं। यार मैं मतलब कैसे करा सकता हूँ यहाँ से अकाउंटिंग, जब मैंने इसका मतलब नहीं समझाया, उसका नहीं बताया, ये कब आऊंगा वो कब आऊंगा, तो अब एटलीस्ट पीछे लॉजिकली साउंड हो। चलें अब एक एक करके सुनो, एक एक करके। पहले आप लोग मुझे बताएंगे एंट्री बना के, इधर क्या एंट्री बनेगी जनवरी 1 को, इधर क्या बनेगी बताओ। इन्वेस्टमेंट डेबिट और सेम अमाउंट से, पक्की बात है, अमाउंट बताओ। 2.5 लाख, पक्की बात है। चलें जी ये लोग भी बता दें भाई, प्लीज बता दो यार, 2.5 लाख। चलें चेक कर लेते हैं, यही है। आप सुकून से, हाँ अभी समझना है क्या ये सीखा है हमने। चलें अच्छा, ये यहाँ पे तब होऊंगा जब लॉन्ग टर्म है, वहां पे कब होऊंगा। अच्छा तो सर एक वक्त पे दोनों तो नहीं हो सकते, नहीं। अच्छा एक एक करके, हुआ ये कि फेयर वैल्यू दिसंबर 31 2018 पे पहले केस में 35 है, दूसरे केस में 20 है। चलो अब मैं आप लोगों से पूछूंगा, आप लोगों ने बता दिया तो गेम ऑन है, प्लीज इसको लिखना, सॉल्व करना। इधर मैं आ गया 31 दिसंबर, साल का आखिरी है, हमने इसमें से एक शेयर भी बेचा, तो सर आप ये भी सिखाएंगे साल के बीच में और खरीदे, यस सर। ये भी सिखाएंगे बीच में बेचे, यस सर, वो बाद में सीखेंगे, पहले बेसिक अकाउंटिंग। इधर मुझे एक बात बताओ, केस ए में गेन है लॉस है, गेन है, 1 लाख का गेन है। बाजवा और आप सब बच्चे ये बताओ क्या एंट्री बनेगी, इन्वेस्टमेंट डेबिट और ओसीआई क्यों, पीएनएल क्यों नहीं। सर मॉडल है तो यहां से वहां जाऊं, अरे गेन है जा सकता हूं, पक्की बात है, मना है ना। चलें ओके, सर आप सब कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट डेबिट, पक्की बात है, ये गेन तो बुक हुआ पर डायरेक्टली इक्विटी में गया, बात लॉजिकल है। चलें केस बी क्या है। अच्छा वैसे तो रहना यही चाहिए ना, रहना यही चाहिए ना लॉस में, नहीं सर गेन होगा तब भी यही, लॉस होगा तब भी यही, वेरी गुड, टोपी ड्रामा अलाउड नहीं है। चले यानी आप कह रहे हैं सर लॉस कितने का है, चलें देख लेते हैं, आसान है। चलें अभी तक आसान है ना, क्योंकि कभी खरीदा बेचा नहीं है, सही है, पर इंशाल्लाह आगे भी आसान लगेगा, शॉर्टकट्स है हमारे पास, हम उस चुरंगी पे आ गए। पहली एंट्री सेम, पक्की बात है। चलें गेन बुक करूं, इन्वेस्टमेंट डेबिट, पक्की बात है। चलें अच्छा अब सुनो, लॉस हो गया तो यहां आ जाऊं, गेन भी पीएनएल, लॉस भी पीएनएल, कितना 50,000। क्या इसी चीज को देखते हुए आपको दोनों मॉडल्स में फर्क समझ आ रहा है। देखो इन एनी केस मैं इसे सिखाना ये चाहता हूँ, स्टैंडर्ड कभी बायस नहीं है, स्टैंडर्ड एक चीज कह रहा है, रखवाऊंगा फेयर वैल्यू पे ही, ट्रू पिक्चर दिखेगी, या तो गेन ओसीआई में या पीएनएल में, बात समझ आती है। चलिए जी, होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में। पर वो डेप्रिशिएट होता नहीं, डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है। सही है, पीडीएफ में भेज रहा हूँ जानिए, आपको ग्रुप पे मिल जाएगी, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया बहुत बहुत। यही करना है, अगली क्लास में बहुत सारे सवाल, बिल्कुल सवाल में बताएगा, बिल्कुल बिल्कुल। अमान लव यू, मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।